friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए एसएसटी पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर की क्लासेस जो हैं आप लोगों की वो आप लोगों की कंटिन्यू चल रही हैं और देखिए काफ़ी सारी सीरीज़ अभी तक मैं आप लोगों को करा भी चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस सीरीज़ नहीं देखी है वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि जितने भी देखिए अभी तक क्वेश्चंस हुए हैं सीटेट के, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए शूरवीरों और वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित हैं। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक लेख हैं, महाकाव्य हैं, वृतांत हैं या फिर संदर्भिकाएं हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए जिसमें किसके बारे में, शूरवीरों के बारे में और वीरांगनाओं के बारे में भव्य रचनाएं हैं उसको कहा जाता है महाकाव्य, एपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांव में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ग्राम भोजक, फिर दिए गए हैं गृहपति और लास्ट है आपका दास कर्मकार। तो देखिए कौन सा किससे संबंधित है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखिए मैचिंग में क्या चीज़ होती है, अगर आप लोगों को एक भी पता है ना तो आपका काम आराम से हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ए दिया गया है ग्राम भोजक, ग्राम भोजक का अगर आप लोगों को पता है किसको कहा जाता है ग्राम भोजक, जो भूस्वामी होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, भूस्वामी होते हैं। तो ए का देखिए ए का फोर्थ आप लोगों को मिला, तो देखिए 2 ऑप्शन तो अपने आप नेग्लेक्ट हो गए। ठीक है, अब देखिए गृहपति कौन होते हैं, तो गृहपति कौन होते हैं, किनको कहा जाता है गृहपति, तो गृहपति उनको कहा जाता है जो क्या होते हैं, स्वतंत्र कृषक होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को पता होगी, दास कर्मकार कौन होते हैं। दास से आप लोगों को पता होगा जो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं उनको दास कहा जाता है। तो सी का भी आपको मिल जाता है फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट कौन से में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो बी है, बी का सेकंड कहाँ पर मिल रहा है, तो वो किससे मिल रहा है। देखिए जो गृहपति होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं स्वतंत्र कृषक, शिल्पकार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए इतनी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में यूज़ करनी है कि देखिए शिल्पकार इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो ग्राम भोजक है, ना ही गृहपति को कहा जाता है, ना ही दास कर्मकार को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये तीनों चीज़ें संबंधित है वो किससे हैं, वो कृषक से संबंधित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया गया है, बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के समय में हुआ था। देखिए राजा कनिष्क के समय में हुआ, जो कौन थी, बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ पर है। कथन सेकंड दिया गया है, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की 2 मुख्य विशेषताएं थी, बुद्ध की उपस्थिति, सिर्फ कुछ संकेतों, देखिए सिर्फ कुछ संकेतों नहीं था, यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है इन्होंने ओनली, तो ये क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि देखिए जो महायान थी उसके 2 विशेषताएं थी। ठीक है, जिसमें देखिए बात होती है बोधिसत्व में आस्था की, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि केवल कुछ ही संकेत हैं, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन ए तो यहाँ पर सही है और कथन सेकंड क्या है यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया गया है, अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्म कांड किसी काम के नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कथन सेकंड है, मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा कभी कभी विवाद और पशु बलि तक पहुंच जाता था। तो देखिए यहाँ पर क्या करते थे, बलि देते थे। अब इसी चीज़ के ऊपर देखिए यहाँ पर बोला गया था कि अशोक ने अपने अभिलेखों में यही सुझाव दिया था कि कर्मकांड किसी काम के नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और जो कथन सेकंड है वो फर्स्ट की सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जगहों अथवा समुदायों या उनके शिल्प कला के साथ उसको सुमेल करना है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर कौन से शिल्प कलाएं थी, तो वो आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। विदर, सूरत, पांचाल, सालियार। तो देखिए कौन सा किससे संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा किससे संबंधित है। विदर जो है, देखिए विदर जो है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर देखिए जो विदर है वो है आपका, यहाँ पर देखिए तांबे और चांदी से जड़ाई का काम से संबंधित है। इसके अलावा जो सूरत है, सूरत में क्या चीज़ें हैं, तो देखिए सूरत में क्या होती हैं, सुनहरे गोटा किनारियों वाले वस्त्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए पांचाल, पांचाल कौन होते हैं, तो देखिए पांचाल में किस चीज़ को, तो जो लोहे संबंधित कार्य, औजार,
ठीक है, और जो सालियार होता है वो होती है एक तरीके की बुनाई। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, तो देखिए वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन सा सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, लौह अयस्क से संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। देखिए जो प्रिंस चार्ल्स पर्वत है वो कहाँ पर अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया में है, अंटार्कटिका में है, उत्तर अमेरिका में है या फिर दक्षिण अमेरिका में है। तो देखिए प्रिंस चार्ल्स जो पर्वत है वो कहाँ पर अवस्थित है, वो है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया गया है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सेकंड है, कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया और वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाता है, तो देखिए दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और जो कथन सेकंड है वो फर्स्ट की सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफ़ी, भारत में चाय या फिर कनाडा में मक्का। तो देखिए कौन सी रोपण कृषि के यहाँ पर एग्जाम्पल है जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन से सही हो जाएंगे, तो देखिए ए भी बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है और सी भी बिल्कुल सही है। कनाडा में मक्का नहीं होती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल कौन से, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कथन ए और बी पर विचार करें। कथन ए यहाँ पर दिया गया है, राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था ने किसानों और खेतीहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। बी दिया गया है, रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। देखिए सिर्फ राजस्व की उगाही पर बल दिया, वो भी किसके माध्यम से, ग्राम प्रमुख के माध्यम से। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल ए ही कथन यहाँ पर क्या है, सही है। ए सही है लेकिन बी यहाँ पर क्या है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित समाज सुधारकों को उनके कार्य के साथ सुमेल करना है। ए दिया गया है ज्योतिराव फूले, बी है बेगम रुकैया शेखावत, सी है ताराबाई शिंदे और डी है पंडिता रमाबाई। तो देखिए कौन सा, किसने कौन से कार्य किए हैं उससे आप लोगों को यहाँ पर मैच करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है, सबसे पहले ज्योतिराव फूले। तो ज्योतिराव फूले के बारे में कौन सी चीज़ सही है, तो देखिए ज्योतिराव फूले जो थे वो महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल उन्होंने खोले। ठीक है, जो बेगम रुकैया शेखावत थी उन्होंने क्या किया, पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। इसके अलावा जो ताराबाई शिंदे थी उन्होंने क्या किया, स्त्री पुरुष तुलना जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। और देखिए जो पंडिता रमाबाई पूना में विधवा गृह की स्थापना इन्होंने की। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा सही है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही मैचिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों को राजाओं के आधार पर विचार करना है। कथन ए यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। कथन सेकंड है, ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं कि जो प्रत्येक राजवंश था वो राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। इसके अलावा ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का भी निर्माण किया। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं और फर्स्ट जो है वो सेकंड की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन पर किस धर्म को अपनाया। तो देखिए इन्होंने जो धर्म परिवर्तन किया था तो इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था, ईसाई धर्म था, बौद्ध धर्म था या फिर इस्लाम धर्म था। तो देखिए जो इन्होंने धर्म अपना चेंज किया तो कौन से उसमें परिवर्तन इन्होंने किया था, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बौद्ध धर्म में इन्होंने परिवर्तन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने किस चीज़ का प्रयास किया, जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए, मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए या फिर बाल विवाह की अनुमति के लिए। देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो बोला गया है कि जो वेद समाज है उसने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था ने एक बुनकर को क्या नुकसान होता है। तो देखिए इससे जो दादन व्यवस्था होती है इससे एक बुनकर को क्या नुकसान होता है। बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है, बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने वाला परिवहन लागत देना पड़ता है, बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। बुनकर को सूत काट कर कपड़ा बुनने का काम घर से करना पड़ता है। तो देखिए जो दादन व्यवस्था होती है इसमें क्या चीज़ होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है यहाँ पर कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संशोधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय, प्रौद्योगिकी और ज़रूरत। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है। तो तीनों ही चीज़ें किसी भी पदार्थ को संशोधन में परिवर्तित कर सकती है, हमारा समय भी, हमारी प्रौद्योगिकी भी और हमारी ज़रूरतें भी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है। तो देखिए प्रश्नकाल क्या सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही, न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता, विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण या फिर न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाता है। तो देखिए जो प्रश्नकाल जो क्वेश्चन आर होते हैं वो क्या सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही, जो जवाब उनको देना पड़ता है वो क्या होता है, वो प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है संसद में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा, कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, आंगनवाड़ी क्या होता है। तो देखिए आंगनवाड़ी किसको कहते हैं। महिला संरक्षण गृह होता है, बाल गृह होता है, मिड डे मील केंद्र होता है या फिर वृद्ध आश्रम है। तो देखिए जो आंगनवाड़ीज़ हैं वो किस लिए ओपन होती हैं, किस चीज़ के लिए, तो उनका क्या महत्व है, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाल गृह के लिए होती हैं, चाइल्ड केयर सेंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर यहाँ पे महिला संरक्षण गृह भी लगा सकते हैं, लेकिन वो किस चीज़ के लिए। तो देखिए जो आंगनवाड़ी है वो बच्चे की केयर के लिए है, तो यहाँ पर बाल गृह बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है। देखिए कौन सा है जो विविधता का एक वैध उदाहरण यहाँ पर नहीं है। एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ इंग्लिश बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी विविधता है। ठीक है, यहाँ पर भी विविधता है और इसके अलावा ऑप्शन नंबर 4 में भी विविधता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अलग अलग त्यौहार मनाए जा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग बोली बोली जा रही है। ठीक, और यहाँ पर अलग अलग धर्मों का पालन किया जा रहा है। लेकिन कौन सा सही नहीं है, नेगेटिव पूछा है तो वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है कि एक गाँव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि इतिहास संदर्भ आधारित है, यह बहुलित इतिहास है, इतिहास अखंड और विशिष्ट है, इतिहास विवादास्पद नहीं है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए शिक्षक को किस चीज़ के लिए संवेदनशील होना चाहिए। तो एक तो देखिए इतिहास संदर्भ आधारित है और यह बहुलित इतिहास है। क्या है, यहाँ बहुलित इतिहास है, अखंड और विशिष्ट है या फिर विवादास्पद नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होंगे। सिर्फ कौन से सही हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी। तो देखिए किस आंदोलन, ये जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का था, दक्षिण अफ्रीका का था, फ्रांस को फ्रांसीसी क्रांति या फिर इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए ये जो घटना हुई थी वो कहाँ की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो यहाँ पर जो हुआ था कौन सा, तो देखिए सिविल राइट मूवमेंट्स यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है,
काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसका प्रचलित नाम क्या है? संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है या फिर विधान सभा है? तो देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स उसको बोला जाता है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो देखिए अगर किसी व्यक्ति के भौतिक अधिकारों का हनन हुआ है तो उसको कहाँ पर जाना चाहिए? तो देखिए कौन से मौलिक अधिकार का या कौन से अधिकारों का यहाँ पर वो यूज़ करेगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार का, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन सा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? साप्ताहिक बाजार होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, दादन व्यवस्था या फिर मॉल। तो देखिए यहाँ पर साप्ताहिक बाजार भी है, इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन ये एक व्यवस्था है। देखिए दादन जो है वो एक व्यवस्था है, ये क्या है? ये बाजार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे क्या मकसद है? देखिए ये चीज़ पूछी जा रही है बार बार एग्जाम में कि जो पुस्तकें चेंज हो रही हैं एनसीईआरटी की, उनके नाम चेंज हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे का मकसद क्या है? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था, या फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखने के अनुभवों को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है, या फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यावहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? तो देखिए जो बी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखने के अनुभवों को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र में इकट्ठा करता है। तो देखिए अपने सीखने के अनुभवों को नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ तो गलत हो जाती है। किस चीज़ का है? तो देखिए सी भी यहाँ पर सही है, ए पॉइंट भी यहाँ पर सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यावहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट सही है। कौन से? ए और सी। यहाँ पर बी पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत है कि अपने सीखने के अनुभवों को ये इकट्ठा करती है, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें। केवल सरकार के दृष्टिकोण को, अधिकांश लोगों के विचारों को, स्वर्णिम इतिहास को एवं विवादित विषयों से बचकर रहने को, व्रत समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाता है? तो देखिए कौन सी चीज़ अनिवार्य हो जाती है विभिन्न कक्षाएं पोषित करने के लिए? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, बृहत समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बनाने के द्वारा, या फिर देश और देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा, सभी सामाजिक धार्मिक सुधारकों के प्रयासों की बिना उनके विचारों को कोई जांच किए हुए प्रशंसा करना, या फिर बिना सामाजिक संदर्भ बताए स्वर्णिम प्राचीन इतिहास पर व्याख्यान देना। तो देखिए यहाँ पर देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप में विकसित किया जा सकता है। कैसे? देश और देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व और संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा? पूर्व सक्रिय चरण, उत्तर क्रिया चरण, अंतः क्रिया चरण या फिर कक्षा में संकल्पना को समझाने के दौरान। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाता है? तो कौन सा? देखिए वो है पूर्व सक्रिय चरण में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझना, या फिर विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाता है? तो देखिए बी भी यहाँ पर सही है, सी भी यहाँ पर सही है, लेकिन सार्थक प्रश्नों की संख्या बढ़ाना ये यहाँ पर गलत उद्देश्य है। ठीक है, जांच प्रश्नों की जांच के लिए पूछा गया उद्देश्य था, तो वो है बी और सी पॉइंट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कौन से शिक्षा शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी? पाठ्य पुस्तक से परे जाकर, देखिए परे जाकर आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो तो यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने और चर्चा के लिए कहना। देखिए जहाँ पर भी डिस्कशन होगा वो चीज़ क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियाँ करवाती है। पिघलती बर्फ का समुद्री जीवों पर प्रभाव की चर्चा, देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा करना, या फिर अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा करना। इन गतिविधियों के द्वारा वह निम्न में से कौन से संप्रत्यों को पूरा करवाना या फिर समझाना उनको चाहती हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन या फिर तापमान परिवर्तन। तो देखिए कौन सा चीज़ यहाँ पर बच्चे को समझाना चाहती है, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो वो है जलवायु परिवर्तन। देखिए कौन से चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, तो वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की वजह से ही ये चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कॉलम ए सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा की स्थितियों को दर्शाता है और कॉलम बी अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लिए गए उचित निर्णय को दर्शाता है। तो देखिए कक्षा की स्थिति दी गई है और बी है टीचर का निर्णय। अब देखिए यहाँ पर बच्चा जब कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति है, अपूर्ण जवाब की स्थिति है, अर्ध सत्य जवाब की स्थिति है और पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, देखिए अर्ध सत्य मतलब जवाब तो दे रहा है लेकिन क्या कर रहा है वो अर्ध सत्य, आधे सच जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कि उसको पुनः फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सी का मिलान देखिए किससे होगा, थर्ड से। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि सी का जवाब जो है वो क्या है, थर्ड से मिलान हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए और सारे पॉइंट्स तो बिल्कुल ही गलत हैं, ठीक है, कोई मिलान ही नहीं है सी का थर्ड से। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति, पूर्ण सत्य जवाब मतलब बच्चे के अंदर क्या है, आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना बच्चे के अंदर। अपूर्ण जवाब की स्थिति तो वो क्या हो जाएगा, अधिक जानकारी मांगना। बच्चा क्या कर रहा है, अधिक जानकारी की ज़रूरत उसको है। कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति मतलब उत्साह देना, प्रमोट करना बच्चे को, प्रॉम्प्टिंग करना। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति। तो देखिए यहाँ पर कौन सा मिलान सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखिए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण है? सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और अध्यापक द्वारा सभी के लिए एक समान शिक्षण विधि और मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना, अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन की घोषणा करना और विशिष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन अवकाश देना। देखिए विशिष्ट विद्यार्थियों को आप परीक्षा के दिन अवकाश नहीं दे सकते, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। देखिए जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, समावेशी कक्षा होती है, उसमें क्या होता है कि हर एक बच्चे की हमें चीज़ों का, हर एक बच्चे की ज़रूरतों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। हम क्या करेंगे कि हर एक के लिए एक शिक्षण विधि, एक समान शिक्षण विधि का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत होगा। अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना, ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या कहती है, किसी भी पृष्ठभूमि का विद्यार्थी हो उसको आप लोगों को एक ही कक्षा में बैठ करके आप लोगों को पढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पर जो 4th पॉइंट है वो दिया गया है कि अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। इसका मतलब क्या है कि जो शिक्षक है वो डिफरेंट बच्चों के लिए शिक्षण विधि का, देखिए डिफरेंट शिक्षण विधि का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।